हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जला चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग PYQs की सीरीज़ लेकर के आए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो हमारा लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उसके ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आज हम इसको सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन 2 है बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत हैं। ऑप्शन 3 है बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। ऑप्शन 4 है सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। तो इसमें कहा है विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है, उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कोई संबंध नहीं है, ऐसा तो नहीं है। फिर है बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास में एक मत है, ये भी गलत है। फिर बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, तो ये सही है, बच्चों का विकास सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि निर्बाध नहीं होता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स फॉर ग्रेड 3 स्टूडेंट्स। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। जो हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा है फाइन मोटर, यानी कि जो हमारी जो बड़ी मांसपेशियां छोटी मांसपेशियों के बारे में पढ़ा है, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल। तो इसमें बताया गया है कि कौन सी जो तीसरी क्लास का जो बच्चा है वो अगर अपनी सूक्ष्म गतिक कौशल का उपयोग करेगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों के साथ दौड़ना, या एक धागे में मोती पिरोना, या सीढ़ियाँ चढ़ना, या खरगोश की तरफ फुदकना। तो इसमें सीढ़ियाँ चढ़ना पूरे पैरों का यूज होगा, खरगोश की तरफ फुदकना इसमें भी पूरी मसल्स का यूज होगा, इसमें भी बड़ी मसल्स का। पर एक धागे में मोती को पिरोना जिसमें हमारी छोटी मसल्स का भी यूज होगा, सूक्ष्म गतिक कौशल का यूज होगा, और हमारे आंखों और जो हाथों का है वो एक कंसंट्रेट करके एक संबंध बनाना पड़ेगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एक धागे में मोती पिरोना सेकंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर डिटरमाइंड सोलली बाई हेरिडिटी। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णता आनुवंशिक है। आनुवंशिक के बारे में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति आनुवंशिक है, जैसे आंखों का रंग, या बुद्धि, या नैतिक विकास, या सामाजिक कौशल। तो आनुवंशिक प्रवृत्ति बुद्धि नहीं है, ना ही नैतिक विकास है, ना ही सामाजिक कौशल है। आंखों का रंग जो हमारा है ये हमारी आनुवंशिकता से मिलता है, स्किन का कलर है, बालों का कलर है, आंखों का कलर है, ये सब हमें किससे आनुवंशिकता हेरिडिटी से मिलता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4। Schools teach new behaviors and rules to children and expect
them to act accordingly. The school is acting as an agency of socialization. इसमें पूछा गया है कि विद्यालय जो है बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। कि विद्यालय, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। प्राइमरी, ये क्वेश्चन मोस्टली सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप लोग देख रहे होंगे PYQs हम लोगों ने कल परसों भी सॉल्व किया, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आया है प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन का। प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है तो सेकेंडरी में स्कूल आता है। सेकेंडरी यानी द्वितीयक या जिसे गौड़ बोलते हैं, तो इसमें स्कूल आता है और प्राइमरी में फैमिली आता है। फैमिली, परिवार आता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो विद्यालय है वो किस संस्था से कार्य कर रहा है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो थर्ड सही हो जाएगा, द्वितीय, क्योंकि ये सेकेंडरी में आता है स्कूल। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। According to Lawrence Kohlberg, at which level of moral development does the child display good boy, good girl orientation options? तो इसका मतलब है कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। जैसे कोलबर्ग के हम लोगों ने जो स्तर पढ़े हैं, परंपरागत, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और एक उत्तर परंपरागत स्तर, 3 लेवल पढ़े थे। तो उसमें बताया गया था कि जो बच्चा है वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनना चाहता है। ये स्तर किसका, परंपरागत स्तर का है, सेकेंड लेवल का है। उसमें वो बच्चा ये चाहता है कि हम दूसरे के लिए अच्छे बने, किसी के लिए बुरे ना बने, सबकी नज़रों में अच्छे बने। तो इसलिए ये जो पारंपरिक जो स्तर है, इसमें ये हमारा ऑप्शन स्टेज आती है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की जो लेवल है, इस स्टेज इसमें आती है। तो हमारा पारंपरिक स्तर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताज एबिलिटी टू मॉडिफाई हर एक्शन ऑफ राइडिंग ए स्कूटर बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग ए बाइसिकल वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अब हम इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में इसमें कहा गया है कि सीता जो है साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। यानी वो साइकिल चलाना जानती है, तो साइकिल के आधार पर ही वो स्कूटर चलाने की तरीकों, साइकिल के तरीके से ही स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव कर रही है। तो वो क्या कहलाएगा, समावेशन कहलाएगा, संतुलन साम्य धारण कहलाएगा, या समायोजन कहलाएगा, या संतुलन अभ्यास कहलाएगा। तो जो हम लोगों ने जो पढ़ा था कि जीन पियाजे ने स्कीमा के बारे में बताया है, तो स्कीमा में पहले क्या होता है, बच्चा आत्मसात करता है, किसी चीज़ को, नई जानकारी को ग्रहण करता है। पहले उसे ग्रहण करेगा, आत्मसात करेगा, जानेगा कि हाँ ये चीज़ है। फिर उसके बाद में वो उसमें संतुलन करेगा, फिर वो संतुलन करेगा, संतुलन बनाएगा। पहले उसकी जानकारी लेगा, फिर उसमें संतुलन बनाएगा कि हाँ ये ऐसा होता है, संतुलन बना लिया उसने। फिर संतुलन बनाने के बाद में फिर उसके सामने कभी कोई नई सिचुएशन आती है, जैसे पहले उसने बिल्ली देखा था, उससे बताया कि ये बिल्ली है, तो उसने आत्मसात किया और उसका संतुलन बना लिया। अब बिल्ली के बाद में उसके सामने कुत्ता आया, तो न्यू सिचुएशन आ जाएगी उसके सामने, क्योंकि वो तो ये जानता पूंछ बिल्ली की भी है और कुत्ते की भी है।
तो वो उसमें फ़र्क नहीं कर पाता है। तो फिर न्यू सिचुएशन आई उसके सामने, अब उसके पास फिर से असंतुलन हो गया। अब वो ये नहीं तय कर पा रहा है, वो कुत्ते को भी बिल्ली बोल रहा है, तो उसमें असंतुलन हो गया उसका। फिर उसके बाद में जब असंतुलन हुआ, उसके बाद में उसे फिर से बताया गया कि हाँ ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करके ये कुत्ता होता है, ये बिल्ली होता है। तब उसने क्या किया, समायोजन किया, उसे भी उसमें एडजस्ट किया कि ये ऐसी बिल्ली और ऐसा कुत्ता होता है। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि वो साइकिल तो पहले से चलाना जानती थी, पर उसी आधार पर जब उसने स्कूटर चलाने का तरीका उसी से आधार पर सीखा, तो वो क्या कहलाएगा, समायोजन, एडजस्टमेंट कहलाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डॉट डॉट स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सिम्योटिक फंक्शन रैपिडली डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। तो इसमें कहा गया है कि डॉट डॉट अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। उनमें क्या होता है, भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो ये कौन सी अवस्था है, ये पूछा गया है जिसमें उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो इसमें हम जानते हैं कि जो अमूर्त है, तो उसमें अमूर्त चिंतन करता है बच्चा, मूर्त में मूर्त करता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, संवेदीगामक अवस्था में तो वो अपने मांसपेशियों को चलाना आदि सीखता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त चीज़ों के बारे में सीखना शुरू कर देता है मूर्त में। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है हमारी, इसमें क्या होता है, बच्चा का जो भाषाई कौशल का जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। तो इसके बाद में हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन डॉट डॉट ए टीचर एंड 2-4 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए कोलैबोरेशन ग्रुप एंड टेक टर्न्स लीडिंग डायलॉग ऑन द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट मैसेज। इसके बारे में है कि डॉट डॉट में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगिक गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। यानी अध्यापिका है, उसने बच्चों का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें जो संवाद है उसमें एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है ये कौन सी क्रिया, अन्योन्य शिक्षण, पाठ है, खोजी अधगम है या क्रमबद्ध अनुदेशन है। तो पाठ नहीं होगा, पाठ तो स्कॉल फोल्डिंग हेल्प वाली बात होती है। खोजी अधगम, खोज नहीं कर रहे हैं ये, ना ही क्रमबद्ध अनुदेशन कर रहे हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये शिक्षण कर रहे हैं, जो कि संवाद होता है, जो बोल बोल के संवाद कर रहे हैं, लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें अन्योन्य शिक्षण हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज बीन प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की फॉर टीचिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। इसमें कहा गया है कि जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है। जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए जो तकनीक सुझाई है लेव वाइगोत्स्की ने, वो कौन सी सुझाई है। तो इसमें एक तो अनुदेशनात्मक पाठ है, दूसरा पुनर्वलन है, साम्याधारण संतुलन है, अभिक्रमित शिक्षण है। तो इसमें क्या है, पुनर्वलन नहीं होगा। जब मतलब कि जो प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं वो, इन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने जो बताया है, एक है जेड-पी-डी जॉन प्रॉक्सिमल लिस्टर स्कैफ फोल्डिंग, जिसको पाड़ बोलते हैं, स्कैफ फोल्डिंग, इसको ही पाड़ बोलते हैं, जो कि एक हेल्प होती है। और एक तीसरा होता है एमको, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो हमसे ज़्यादा ज्ञान जानता है, भले ही छोटा हो या बड़ा हो, उससे सीखना, वो क्या हो, जो जानता है वो मोर नॉलेजेबल अदर हो गया एमक्यू। स्कैफ फोल्डिंग ये हेल्प है, जेड-पी-डी जिस दौरान हमको सीख रहे होते हैं, जिसके द्वारा हेल्प ली जाती है, वो जेड-पी-डी होता है। तो इसमें क्या होगा, स्कैफ फोल्डिंग हो जाएगा, क्योंकि किसी की हेल्प से पढ़ने के लिए इसमें तकनीकी सुझाई गई है। तो किसी नई चीज़ को सीखने के लिए पहले उसको सहायता देना, उसके बाद में फिर उसे खुद से करने देना, तो इसमें अनुदेशात्मक पाठ हो जाएगा, स्कैफ फोल्डिंग हो जाएगी। तो हमारा जो
क्वेश्चन नंबर 9 है उसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें कहा गया है कि प्रगतिशील जो शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो इसमें कम क्षमता वाले बच्चों को कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये गलत है। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है। कक्षा मुख्यतः पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड appropriately to the moods, temperament and intentions of other is known as। इसमें कहा गया है कि जो हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनादेश स्वभाव प्रकृति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? मतलब किसी की मनोदशा स्वभाव प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देना वो क्या कहलाता है? भाषात्मक बुद्धि, जिसको भाषाई बुद्धि भी बोलते हैं, भाषात्मक बुद्धि कहा जाता है, या शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या अंतवैयक्तिक बुद्धि। तो जो भाषाई बुद्धि है भाषा को समझने वाला होता है, ये नहीं होगा। और शारीरिक गत्यात्मक शरीर से रिलेटेड होता है, ये नहीं होगा। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? दूसरे को समझना। तो इसमें वही बात की गई है, किसी अन्य व्यक्ति की मनोदशा को समझना, तो ये सही हो जाएगा। और अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? खुद को समझना, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब होता है स्वयं को समझना, स्वयं को समझना, स्वयं को समझना। और अंतर्वैयक्तिक होता है दूसरे को समझना, दूसरे को समझना। तो ये हमारा 11 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। विच ऑफ द फॉलोइंग is reflected in the statement of father to his son, don't cry like a girl, you are boy। इसमें कहा गया है कि लड़की की तरह ना रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया। यह वाक्य क्या दर्शाता है? यह वाक्य जेंडर पहचान ये नहीं दर्शाता है, ये भी नहीं होगा। जेंडर समानता नहीं होगा, समानता तो हो ही नहीं सकता। जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है कि उसको कहा गया कि तुम लड़की की तरह मत रो, ये जेंडर रूढ़िवादिता दर्शा रहा है। क्या लड़के रो नहीं सकते या ऐसा कुछ संभव नहीं है, इसलिए इसमें जेंडर रूढ़िवादिता बताई गई है। तो इसमें इस क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन में लड़की की तरह ना रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया, यह वाक्य क्या दर्शाता है? कि ये वाक्य ऑप्शन सेकंड सही है, जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में है, संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। इसके ऑप्शन है
यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है। यह विद्यार्थियों के अध्ययन में के प्रति रुचि पैदा करता है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षा विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो ये 3 ऑप्शन है ये सही है कि CCE में यही कहा गया है। जो CCE है, CCE शॉर्ट में जो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन है उसको शॉर्ट में CCE बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सभी पक्षों का आकलन होता है। जो विद्यार्थी के सभी पक्ष होते हैं उनका सभी का आकलन होता है। तो हमारे 3 ऑप्शन ये सही है और जो लास्ट वाला है ये गलत है, इसीलिए इसमें गलत ही पूछा गया, कौन सा सही नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिसमें पूछा गया है कि ये गलत है तो यही जो गलत है वही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। तो हमारा जो 13 है उसका 4th ऑप्शन सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। Assertion A है, A teacher should understand the social, cultural, religion and in linguistic diversity of the classroom. Reason है, learners in classroom comprise homogeneous group. इसमें कहा गया है कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई भाषीय विविधता को समझना चाहिए। एक अध्यापक जो है कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि A और R दोनों सही है। R सही व्याख्या करता है A की। A और R दोनों सही है लेकिन R सही व्याख्या नहीं है A की। ऑप्शन 3 है A सही है लेकिन R गलत है। ऑप्शन 4 है A और R दोनों गलत है। तो इसमें होगा कि जो A है, A वाला वो सही है लेकिन R गलत है, क्योंकि इसमें जो है कि उसे विविधता समझना चाहिए, ये तो सही है। कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप यानी कि होमोजीनियस ग्रुप हमें नहीं बनाना चाहिए, इस बारे में बात कही गई है। हेट्रोजीनियस बनाना चाहिए, अलग अलग विविधताओं वाले बच्चे होने चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। होमोजीनियस ग्रुप ना हो, होमोजीनियस ना हो, हेट्रोजीनियस हो। हेट्रोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस हो, होमोजीनियस ना हो, हेट्रोजीनियस हो। इसलिए हमारा 14 का 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 कि प्रियंका uses Vigbio to make the student learn the sequence of 7 colors in rainbow. This strategy for memorizing the sequence of colors is called. इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों को इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका वैनी आहा पीला रंग के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना कहलाती है। जो उसने इंद्रधनुष के रंगों को क्रम को सिखाने के लिए जो इन्होंने योजना अपनाई है, बैनी आहा पीनाला, तो ये कौन सी योजना कहलाएगी, ये पूछा गया है। तो इसमें क्या है, साधन लक्ष्य विश्लेषण नहीं होगा, स्मरण उपयोगी वितरित अभ्यास लक्ष्य निर्देशित योजना नहीं होगा। इसमें होगा जो हमारा 3rd ऑप्शन है, 15 का जो 2nd ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि स्मरण उपयोगी इसको हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। मैनोमोनिक्स कहा गया है, मैनोमोनिक्स इसमें कहा गया है कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि योजना जो अपनाई गई है, जो योजना और स्ट्रेटेजी द्वारा पढ़ाया जाता है वो स्मारोपकारी या मैनोमोनिक्स कहलाती है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन 15 का हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 के बारे में कहा गया है कि निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। तो इसमें क्रिएटिविटी दी गई है, सृजनात्मकता, अविचारी चिंतन। तो हमारी क्रिएटिविटी जो है वो डाइवर्ट थिंकिंग से रिलेटेड होती है। किससे? डाइवर्ट थिंकिंग से। एक सेकेंड, ये पेन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। जो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग से नहीं होती है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से होती है, यानी अपसारी चिंतन से होती है। अभिसारी की जगह इसमें अपसारी चिंतन होना चाहिए। अपसारी से अपसारी होगा, अपसारी चिंतन। तो ये वाला हमारा गलत है, ये सही नहीं होगा। फिर इसमें है बौद्धिक स्तर एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण समावेश विश्वविद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। तो इसमें दिया गया है डिसलेक्सिया, जो डिफिकल्टी इन रीडिंग टेस्ट। जो रीडिंग टेस्ट के लिए इसमें सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसमें तो लेखन वैकल्य लिखा हुआ है, पर डिसलेक्सिया जो होता है पठन वैकल्य होता है। तो विषय पढ़ने में कठिनाई, तो हमारा इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन सही होगा। इंग्लिश में तो सही दिया गया है इसमें, पर हिंदी में ये इधर डिस्ग्राफिया दे दिया गया है और इधर पढ़ने में कठिनाई। इस क्वेश्चन को हम बाद में चेक करके आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश में तो डिसलेक्सिया दिया गया है। डिसलेक्सिया हमारे पढ़ने से संबंधित होता है, डिफिकल्टी होती है रीडिंग टेस्ट में, लेकिन इसमें यहाँ पे लेखन दे दिया है। तो इसमें ये कन्फ्यूज़न है, ये बाद में हम बताते हैं आप लोगों को क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर यहाँ पे डिसलेक्सिया है और यहाँ पे भी पठन वैकल्य है तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर इफेक्टिव फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। आप लोगों को एक बात और बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन में अभी यहाँ पर तो हम लोग चेक कर सकते हैं, पर ये जैसे ऐसे क्वेश्चन में इंग्लिश में भी हम लोगों को देख लेना चाहिए। अगर कोई गलती या कुछ भी होता है या जो कुछ भी, तो हम लोग इंग्लिश में एक बार देख लेना चाहिए। इंग्लिश वाले ऑप्शन को ये लोग सही मान लेते हैं। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया डिफिकल्टी है रीडिंग से, तो ये ऑप्शन हमारा सेकेंड ही सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको एक बार चेक करके हम बाद में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर इफेक्टिव फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। तो इसमें है कि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षण योजना को समुन्नत करना, प्रक्रिया उन्मुख अधगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना, कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। फोर्थ ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो जाएगा, क्योंकि अनदेखी करना तो बिल्कुल होता ही नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि प्रक्रिया उन्मुख अधगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। प्रक्रिया को हमें ज़्यादा एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समुन्नत करना और बहुविध साधनों का प्रयोग करना। तो इस हिसाब से फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 17 का थर्ड ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास फेसेस प्रॉब्लम्स इन एक्सप्रेसिंग व्यूज एंड ऑफन स्विचेस बिटवीन स्कूल mainstream language and the dialect spoken in his her hometown as a teacher you must। इसमें कहा गया है कि अपनी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपनी कक्षा का एक विद्यार्थी है जो अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है, बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको ऑप्शन फर्स्ट है भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। अगर वो भाषाओं को मिश्रित करता है तो फटकारना तो नहीं चाहिए, पहले मदर टंग में ही बोलने की बात को कहा जाता है। फिर उसके बाद में है कि इसमें कि भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसमें एकदम से वो शुद्ध भाषा नहीं बोल सकते हैं। विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव करना चाहिए, ये नहीं होगा। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए, ये ऑप्शन सही होगा। उसमें कुछ शब्द मिलाकर उनको मतलब कि अपने सहजता से बोलने देना चाहिए, फिर वो अपने आप धीमे धीमे सीख जाएंगे। सहजता से उन्हें बोलने में जिसमें उसे सहज लगे वो उन्हें लैंग्वेज बोलनी देनी चाहिए। तो हमारा 18 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि एक जो समावेशी कक्षा विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि जो एक ही पाठ्यक्रम चले उसी को अनुकूल सभी बच्चे बनाएं, ये नहीं होगा। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयारी की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है, ये हो सकता है। आगे और पढ़ के देखते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की शिक्षा को प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ अलग कक्षा में नहीं होगा। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है, ये भी नहीं होगी। वचनबद्धता नहीं होगा। तो इसमें क्या है, मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उन्हें विशेष रूप से सामग्री द्वारा जो पढ़ाया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा 19 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें इनमें सभी जो ऑप्शन होते हैं वो पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमें सबसे बेस्ट ढूंढना होता है। जो सबसे बेस्ट होगा उसी पे टिक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि सौरभ shows the following characteristics in inclusive classroom। इसमें कहा गया है कि जो सौरभ एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। नंबर ए है, पुस्तक को पढ़ते समय या तो वह स्वयं के बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ता है, बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में नालिमा होती है, चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषता निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती हैं? सौरभ एवं समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र है, उसमें ये सब चीजें, ये 3 चीजें हैं, तो वो किस परिस्थिति की ओर संकेत करती हैं? प्रश्नमस्तिष्क घात या दृष्टिबाधित या पठन वैकल्य या उच्चारण वैकल्य। प्रमस्तिष्क घात, दृष्टिबाधित, पठन वैकल्य या उच्चारण वैकल्य।
तो इसमें क्या होगा कि उसके आंखों को बहुत ही नज़दीक पड़ता है तो आंखों में ही दिक्कत होगी, बार बार झपकाता है या लाल है ये आंखों में दिक्कत, और चाक बोर्ड पे दूर से पढ़ भी नहीं पाता है तो उसको क्या होगा, दृष्टि बाधित की प्रॉब्लम है, दृष्टि बाधिता है उसमें। तो हमारा जो 20 है उसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें कहा गया है कि जो हमारी 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। प्रत्येक विद्यार्थी को विशिष्ट क्षमताओं को पहचान और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, पहचानना सही है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं को सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, रट्टा भी नहीं मारना चाहिए, इसके बारे में भी इसमें सही कहा गया है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, तार्किक निर्णय करने पर नवाचारित के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी सही है। दंड को इस्तेमाल करना चाहिए, अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमें नहीं करना चाहिए, तो नहीं पूछा गया इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो हमें करने चाहिए लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, तो नहीं पूछा गया है, तो हमारा 21 का जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 है, द करिकुलम इन स्कूल्स शुड फॉलो द करिकुलम प्रिंसिपल्स ऑफ मूविंग फ्रॉम डॉट डॉट टू डॉट डॉट एंड फ्रॉम डॉट डॉट टू डॉट डॉट। इसमें कहा गया है कि विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डॉट डॉट से डॉट डॉट और डॉट डॉट से डॉट डॉट की तरफ बढ़े। तो इसमें क्या है कि जो अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त नहीं, स्थानिक से वैश्विक ये नहीं होगा, मूर्त से अमूर्त, मूर्त वैश्विक से स्थानिक, अमूर्त से अमूर्त तो होगा पर वैश्विक से स्थानिक नहीं होगा। इसमें स्थानिक से वैश्विक तो होगा पर अमूर्त से मूर्त नहीं होगा। तो फिर है थर्ड, मूर्त से अमूर्त, स्थानीय से वैश्विक। ये ऑप्शन हमारा सही है कि हम मूर्त से अमूर्त चलते हैं, पहले कोई चीज़ सामने होती है उसके बारे में सोचते हैं, फिर जो नहीं होती उसके बारे में सोचते हैं, फिर स्थान के बारे में सोचते हैं, फिर वैश्विक बड़े, फिर बड़े के बारे में सोचते हैं, पहले छोटे फिर बड़े के बारे में। तो ये हमारा ऑप्शन 22 का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर encourage has student to identify and recognize meaningful words such as pen, tiger, water to initiate reading which principle of learning in this pedagogy situated in। इसमें कहा गया है कि जो एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है। तो इसमें क्या होगा, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, शास्त्रीय अनुकूलन, न्यूनवाद, ये तीनों, इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि पहले पहचानने को बोल रहा है, अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों को पहचान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो ये संरचनावाद में जाएगा। क्या होगा, संरचनावाद में जाएगा। तो हमारा जो 23 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। आज की सीरीज में भी हमारे 30 क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल चेंज इन चिल्ड्रन थिंकिंग शुड बी इनकरेज्ड बाय। इसमें कहा गया है कि बच्चे के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है, दंड के प्रयोग करके,
या बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, या बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर। रट्टा बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। दंड का प्रयोग भी नहीं होगा और बारंबार वेदन अभ्यास ये नहीं होगा। तो क्या होगा, तर्कपूर्ण खोजने की जो कहकर जो किया जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 24 का हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमेशा क्वेश्चन में रट्टा मारना या उन्हें बार बार अभ्यास वेदन की क्षमता वो नहीं होगा, दंड भी नहीं होगा। क्वेश्चन में ये सब चीज़ें नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। खोज करके सीखना, सक्रिय रहना, बच्चा जैसा चाहता है उस हिसाब से करना, ये सब पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन में ये सब देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 है हमारा। 25 है, स्टूडेंट इन योर क्लास फील्स एंजाइटी anxious and concerned about the competitive environment as a teacher you feel, and a high academic anxiety keeps pupil motivated and responsible and helps in having a more sustainable and purposes life। और फिर भी है increased apprehension and uneasiness of the students can also be accompanied by emotional fear which might interfere with students concentration power and memory। इसमें कहा गया है कि अपनी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापका के तौर पर आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये उच्च स्तर की शैक्षणिक आशंका लोगों को प्रेरित और जिम्मेदार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। ऑप्शन बी है, विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। तो इसमें क्या होगा कि ए गलत है लेकिन बी सही है। ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है लेकिन बी गलत है। ए और बी दोनों सही है। तो इसमें जिम्मेदार रखने वाली ये वाली बात गलत कही गई है, तो ये हमारी नहीं होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ए गलत है और बी सही है। तो हमारा 25 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू scheduled caste and scheduled tribes first generations school boys, girls and children with disabilities are at A and N ... in terms of access to education। इसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में ... स्तर पर हैं। तो इसमें है कि अनुकूल स्तर पर है। समान अनुकूल तो नहीं होगा क्योंकि वो बच्चे बहुत ही कम स्कूल पहुंच के संबंध में नहीं है, समान नहीं है, प्राधिकृत नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिकूल स्तर पर है। ज़्यादा स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं तो वो प्रतिकूल स्तर पर है। तो हमारा 26 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कहा गया है कि लर्निंग इन स्कूल शुड बी डिटेक्ट फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन बिफोर चिल्ड्रन इंटर स्कूल दे ऑलरेडी हैव ए वेल डिफाइंड वोकेबुलरी एंड ए अंडरस्टैंड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इसमें कहा गया है कि दावा ए विद्यालय में जो अधगम बच्चों को सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। 27 में कहा गया है कि बच्चों को अधगम के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। बी कहा गया है विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार है और प्रत्ययों की समझ होती है। दिए गए विकल्पों उपयुक्त का चुनाव करें। तो इसमें पढ़ते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं।
आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। बट इसमें जो पहला ऑप्शन है वो मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें कहा गया है ए सही है और आर गलत है। इस क्वेश्चन में भी संदेह है, क्योंकि जो बच्चा होता है विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से, बच्चों में अधिगम विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। जो अधिगम होना चाहिए वो सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त तो नहीं होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इसमें लेकिन ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन इसमें आर के बारे में गलत कहा गया है। ए और आर दिया नहीं गया है, आर ए और बी है। विद्यालय में प्रवेश से पहले छात्रों के पास शब्द भंडार भी कुछ होते हैं, लेकिन हमारे पास जो ए सही है तो हम इस थर्ड ऑप्शन को ही सही मानेंगे कि ए सही है। तो इसमें भी ए सही बोला गया है, तो इसमें हम जो है थर्ड ऑप्शन को ही सही मानेंगे। तो हमारा जो 27 का थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि जो हमारा अधिगम जो होता है बच्चों का समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ए सही है। तो इसका हमारा 27 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। A student feels that she would not be able to achieve success on a test and will never be able to improve her performance. Such beliefs about ability. इसमें कहा गया है कि एक छात्र यह मानती है कि वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती है। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? छात्रा के प्रेरणा की वृद्धि करता है। अब प्रेरणा की तो वृद्धि नहीं करे, मोटिवेशन को नहीं बढ़ाएगा। छात्र के प्रेरणा पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। छात्र के कार्य के छोड़ने की अनुभूति को एहसास दिलाता है। उसका अधिगम को असहायन की ओर धकेलता है। तनाव मुक्त होने में भी सहायक नहीं होगा, उससे तनाव रहेगा, एग्जाम की चिंता है, प्रेरणा नहीं होगी इसमें। तो इसमें क्या होगा कि जो 28 है इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसकी कार छोड़ने की अनुभूति को एहसास दिलाता है और ये असहायन डिमोटिवेशन की ओर धकेलता है। तो हमारा 28 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग strategy by teacher is most effective is keeping students continually in motivated to learn options. इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर प्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार है? कि विद्यार्थियों में योग्यता की संवृद्धिक धारणा विकसित करना, विद्यार्थियों में योग्यता की संवृद्धिक धारणा विकसित करना, इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, असफलता को अनियंत्रित कारकों को प्रतिपादन करना, विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। तो विद्यार्थियों में योग्यता की संवृद्धिक धारणा विकसित करना, इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि मददगार है विद्यार्थियों की योग्यता को संवृद्धिक धारणा को विकसित करना। 29 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30। इसमें कहा गया है कि जो एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन आर इंडिकेटेड, बच्चों द्वारा की गई जो त्रुटियों को क्या दर्शाती हैं? ये बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है, उनकी ज्ञान प्रजन की क्षमता, कम क्षमता या निम्न बुद्धि नहीं दर्शाती है। ये नहीं, कम क्षमता भी नहीं दर्शाती हैं, ये भी नहीं दर्शाती हैं। बच्चों की चिंतन प्रक्रिया बस वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है, ये दर्शाती हैं। हाँ, मात्रा में सेम होती हैं। कहा भी है कि पियाजे ने कि जो बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो क्वांटिटी में सेम होती है पर क्वालिटी में अलग होती है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन में सॉल्व किए।
आप लोग अपने स्कोर लिख कर भेजें, आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस सीरीज है कैसी लगी, हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, जिससे सभी के पास ये क्वेश्चंस पहुंच जाए। आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली रिपीट होते हैं। आप लोगों ने 2-3 दिन जो प्रैक्टिस सीरीज ये की है इसमें देखा होगा आपने कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और मैं चाहती हूं कि हमारी वीडियो से जितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो उतना ही अच्छा होगा, अच्छा लगेगा हमें भी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकेंगे। आप लोगों के लिए हिंदी पेडागोजी और EVS के क्वेश्चंस भी हम लेकर आएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।